हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कर रहे हैं इस वाले चैप्टर पर पार्ट 4 जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो पिछली वाली वीडियो में हमने टेक्निक्स की थी जो ऑलमोस्ट 8 टेक्निक्स थी जो दी थी टेलर ने। आज हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उससे लास्ट वाली वीडियो में मतलब पार्ट 2 में हमने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो दिए थे टेलर ने, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो दिए हैं हेनरी फेयोल ने। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ये 14 प्रिंसिपल है, तो 7 प्रिंसिपल्स हम इस वाली वीडियो में करेंगे और जो नेक्स्ट 7 है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले देखते हैं हेनरी फेयोल के बारे में कुछ लाइन दी गई है। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। तो जो हेनरी फेयोल है उन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, और अगर आप टेलर को कहे तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं उसको। बट एनसीईआरटी में यही लाइन दी गई है तो आप इसी को याद कर सकते हैं कि हु इज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, वो है हेनरी फेयोल। ओके। तो देर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हिम। तो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब्स। तो डिवीजन ऑफ वर्क वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो टोटल वर्क ऑर्गेनाइजेशन का उसको स्मॉल टास्क में या जॉब्स में डिवाइड कर दो। अ ट्रेन स्पेशलिस्ट हु इज कंपेटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ईच जॉब। और जो एक स्पेशलिस्ट है जो ट्रेंड है उस किसी रिक्वायर्ड फील्ड में, तो उसको उस जॉब का पार्ट बनाओ, उसको वो जॉब दो ताकि वो उसको परफॉर्म कर सके, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट होगा वो उस जॉब को सबसे एफिशिएंट वे में परफॉर्म करेगा। दस डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। तो क्या होगा जब वर्क डिवीजन को स्पेशलाइजेशन होगा? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हर काम स्पेशलिटी से होगा बिल्कुल। जो काम खराब होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इन बिजनेस वर्क कैन बी परफॉर्म मोर एफिशिएंटली इफ इट इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। तो अगर बिजनेस में अगर हम वर्क को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, जो टास्क है वो एफिशिएंटली और स्पेशलाइज्ड वे में कंप्लीट हो जाएगा। ईच परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉय। और जो हर टास्क है वो एक परफॉर्म किसके द्वारा किया जाएगा? कोई भी स्पेशलिस्ट या फिर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय के द्वारा। दिस रिजल्ट इन इफेक्टिव दिस रिजल्ट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट। और इससे क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा वो एफिशिएंट होगा और साथ साथ इफेक्टिव भी होगा। आगे देखते हैं, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो अथॉरिटी है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो साथ साथ चलनी चाहिए। अब इनका मीनिंग क्या है? अथॉरिटी मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर वर्क and he is made responsible for that result. This can be possible only when he is given sufficient authority टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या क्या कहता है कि किसी भी अगर हम आदमी को अगर अथॉरिटी देते हैं, अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि हम उसको कोई काम दे देते हैं और आप कहते हैं कि आप ये काम करो। तो अगर हम उसको कोई अथॉरिटी दे दे किसी भी काम करने की, तो वो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब आंसरेबल भी हो जाता है उस काम के लिए। तो क्या क्या कह रहा है कि जो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों देनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी एम्प्लॉय को सिर्फ अथॉरिटी दे दी और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए, मतलब उसको काम करने के लिए पावर भी देनी चाहिए, और साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए कि जो आप काम करोगे उसके लिए आप आंसरेबल हो। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहता है कि उसको काम करने के लिए पावर भी दो और साथ साथ उसको आंसरेबल भी बनाओ जो भी वो आउटपुट निकालता है। Third at discipline. According to this principle, the organization rules and employment agreement should be obeyed by both the superior and subordinate. तो डिसिप्लिन क्या कहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स है या फिर जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो दोनों को ओबे करना, मतलब जैसे सबॉर्डिनेट है और जो सुपीरियर है, इन दोनों को जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है उन दोनों को पालन करना। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है वो दोनों के ऊपर इक्वली लागू किए जाएंगे। ऐसा नहीं जो सुपीरियर है उसको कम रूल्स का पालन करना या फिर वो ज्यादा रूल्स का पालन नहीं करेगा, ऐसा नहीं। उन दोनों को एक साथ ही एक ही टाइप के रूल्स का पालन करना जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए बनाएगा। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाएगा वो दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई होंगे, विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल रनिंग एंड वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर दोनों डिसिप्लिन में रहेंगे, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, तो क्या होगा, जो हमारा वर्क है सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू फेयोल दीज देयर शुड बी वन हेड, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो यूनिट ऑफ कमांड का क्या क्या कहता है कि जो कोई भी एक एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है इंडिविजुअल, तो उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी एम्प्लॉय वो काम कर रहा है उसके ऊपर तीन तीन बॉस हो, तो वो किस बॉस का जो
ऑर्डर वो मानेगा और किस बॉस का नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए। इफ एन एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम वन टू सुपीरियर एट द सेम टाइम द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इज वायलेटेड। अगर कोई भी एक एम्प्लॉय दो सुपीरियर से एक साथ ऑर्डर लेता है तो जो यूनिट ऑफ कमांड है वो वायलेट हो जाए, क्योंकि एम्प्लॉय एक टाइम पे एक ही बॉस का काम कर सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ unity of command state that each participant in a formal organization should receive order from and be responsible to only one superior। तो जो भी यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल है वो क्या कमांड करता है, क्या स्टेट करता है कि जो कोई भी पार्टिसिपेंट है या फिर कोई भी एम्प्लॉय है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, उसे सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर मिलेगा और वो इसी जो बॉस है उसका काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फोर्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। All the units of an organization should be moved toward the same objective through coordination and focused efforts। जो भी सारी यूनिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे मूव कर रही है सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव को, किसको, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। कैसे? कोऑर्डिनेशन के द्वारा, और जो अफेक्ट कर रहे हैं वो फोकस्ड हो, एफिशिएंट हो। ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैव द सेम ऑब्जेक्टिव, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। और जो भी ग्रुप्स है ये सभी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है और उनके लिए उनका एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, उनका सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए और प्लान मतलब एक ही प्लान होना चाहिए। जैसे कि अब आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके दो डिपार्टमेंट, एक तो कार डिपार्टमेंट और एक बाइसिकल डिपार्टमेंट, मतलब टू व्हीलर्स डिपार्टमेंट। तो जो कार वाला डिपार्टमेंट है उसका एक ही हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए, और जो बाइक वाला डिपार्टमेंट है उसका एक हेड होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं कार वालों के लिए दो दो प्लान हो गए या फिर बाइक वालों के लिए दो दो प्लान होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल एम्प्लॉय के फेयर में। फेयर ऐसा कहते हैं, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है तो उसका फुल इंटरेस्ट उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होना चाहिए, ना कि खुद के बेनिफिट के लिए। Every worker has some individual interest for working in company. The company has got its own objectives। तो जो कोई भी इंडिविजुअल है वो काम कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुद के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, बट ओवरऑल जो उसका मेन गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि जो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके। तो उसको किसको पहले प्रायोरिटी देनी है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्रायोरिटी देनी है, ना कि खुद के गोल को। सेवंथ कहते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो ओवरऑल या फिर कंपनसेशन या फिर जो सैलरी या वेजेस है जो भी हम एम्प्लॉय को पे करेंगे तो वो एम्प्लॉयज के फेयर में भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के फेयर में भी होना चाहिए। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को पे कर रहा है तो वो उनके लिए फेयर होना चाहिए, और इतना तो होना चाहिए कि वो अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आराम से जी सके। और एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और ऐसा भी होना चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो भी पे करे वो उसकी पेइंग कैपेसिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उनको ज्यादा दे दे और फिर बाद में ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। जो बाकी के 7 प्रिंसिपल्स है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।